नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर अपने उन तमाम नाज़रीन के लिए है जो कि किसी कानूनी मसले का हल चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं। तो हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लीगल एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे जो कि आपके जो भी कानूनी मसले हैं उनके बारे में मशवरा देंगे। यहाँ पर मशवरा हासिल करने के बाद आप अपने करीबी जो आपके अपने वकील हैं, अपने लोकल तौर पर जो आपके वकील हैं, लॉयर हैं, उनसे आप रब्ता करें और फिर अपने मामले को आगे बढ़ाएं। हमारे फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। एक ही दरख्वास्त, जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। आप अपनी आवाज़ हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बाद में सुन सकते हैं। यहाँ पर आप अपना सवाल पहले से अगर फ्रेम आउट कर लेंगे कि आपको क्या पूछना है, एग्जैक्ट आपका क्या मसला है, तो फिर आपको ही आसानी होगी, आपके मसले का हल आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आपका तारुफ करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी। शाश्वत जी, एक बार फिर से न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से मुख्तलिफ कंपनसेशंस के बारे में। कंपनसेशन किस तरह से जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या इसका प्रोविज़न है, किन किन मामलों में एक आम हिंदुस्तानी शहरी कंपनसेशन के लिए आगे जा सकता है, इसी के ताल्लुक़ से हम आपको मोटे मोटे तौर पर जानकारी देंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। वकील साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कंपनसेशन का क्या प्रोविज़न है और मोटे तौर पर जानना चाहेंगे कि किन किन अहम मामलों में कंपनसेशन के लिए आगे जाया जा सकता है। कंपनसेशन जिसको हम लोग आम भाषा में मुआवजा कहते हैं, जी। असल में उसका कोई एक प्रोविजन नहीं है। हम्म। कंपनसेशन एक बहुत ही एक किस्म का अम्ब्रेला टर्म है, एक वाइड टर्म है, हम्म। जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अलग अलग कानून में अलग अलग तरह से कंपनसेशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं। जी सर। तो दो तरह के कंपनसेशन मेनली हैं, एक पब्लिक लॉ रेमेडी में और प्राइवेट लॉ रेमेडी में। इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी कंपनसेशन हैं जो अलग अलग कानून में दिए गए हैं वो हैं। जी। तो पब्लिक लॉ रेमेडी में वो कंपनसेशन आते हैं जो कि ज्यादातर हमारे फंडामेंटल राइट्स, हम्म। जो मौलिक अधिकार हैं, हम्म। अगर उनका वायलेशन होता है तो उसको लेके हम किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली वो कंपनसेशन के लिए मांग कर सकते हैं। हम्म। और प्राइवेट लॉ रेमेडी के जो कंपनसेशन हैं वो जनरली टॉर्ट उनको कहा जाता है, जो सिविल रॉन्ग भी हम कहते हैं। वो ज्यादातर हम लोग प्राइवेट डिस्प्यूट्स के बीच में और इस तरह से क्लेम करते हैं, तो उसके लिए हमें सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है। और इसके अलावा जगह जगह पे और कंपनसेशन दिए हैं, जैसे कि लेबर लेजिस्लेशंस जो है, लेबर लॉज जो बने हैं उसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्रीज वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कंपनसेशन का प्रोविजन, या जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उनको हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कंपनसेशन, हम्म। SC/ST एक्ट जैसे है तो उसमें जो लोग को पीड़ित किया गया है उनको SC/ST एक्ट में कंपनसेशन। इस तरह से तमाम अलग अलग लॉज हैं जिसके अंदर हम कंपनसेशन सीख कर सकते हैं। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, जी। तो उसमें हम कंज्यूमर मामलों पे इस तरह से तमाम अलग अलग ये। अब मसला इसमें सिर्फ देखने की बात ये आती है हम्म। कि हमारा जो कंपनसेशन का मामला है वो किस कानून से या किस हेड में जाके फॉल करता है, या जी। किस रेमेडी को हम उसमें ले सकते हैं। हम्म। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, बहुत ही तफसील से आपने ये अहम जानकारी दी है। और नाज़रीन, इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी कानूनी मसले का हल चाहते हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने पहले कॉलर से। हेलो हेलो सवाल है इसको एक हेलो। कानूनी। हेलो सलाम। हाँ जी। हेलो जी, आप अपना सवाल करिए। आपने कहाँ से कॉल किया ये भी बताइए, अपना नाम बताइए। नाम मेरा अब्दुल सलाम, मैं श्रीनगर से हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मैं एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। हेलो जी
मेरा सवाल यह है, एक डिपार्टमेंट में हमारा काम कर रहा पीजीडी यहाँ है, तो उसमें एक ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला है यहाँ पर। आप थोड़ा तेज बात करेंगे सर, आपकी आवाज बिल्कुल यहाँ तक नहीं आ रही है। मेरा सवाल ये है, मेरे डिपार्टमेंट में एक ऑर्डर निकाला है मेरे ऑफिसर ने, काम एक है, डिजिग्नेशन एक है, सब कुछ एक है, इक्वलिटी है। जब 50% मुलाजिम ने लिया है वो एसआरओ, बाकी को बंद किया है उन्होंने, बोला बस ये बंद हुआ है, जो उन्होंने ऑर्डर वो स्टे नहीं रहा। बोलता है हमें 1980 तक दिया है, 1980 के बाद उसको नहीं दिया। यही सवाल है मेरा, आप क्या करना है? नहीं, इनकी आवाज असल में साफ नहीं आ रही है मेरे पास। जी जी जी, ये पूछना क्या चाहता है, अगर ये शॉर्ट में बताएं तो। एक डिपार्टमेंट पे है, सेम पोस्ट का मामला है, लेकिन इनको तरक्की जो है वो नहीं मिली है और किसी दूसरे शख्स को तरक्की दे दी गई है, तो क्या इस सिलसिले में ये कुछ कानूनी मदद ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। जो इनको सलाह लेनी पड़ेगी सबसे पहले तो अपने डिपार्टमेंटल रूल्स से और इनके सर्विस रूल्स से, जिससे इनकी जो नौकरी है वो गवर्न होती है। पहले तो इनको उस पर सलाह लेनी पड़ेगी, इसके बाद ही अपने वकील साहब से बात करें। और इसमें जो अप्रोप्रिएट कोर्ट में है, ये एक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं कोर्ट जाने के पहले जी। और फिर इसमें अप्रोप्रिएट कोर्ट में ये आगे अपनी पिटीशन फाइल करें जी, और अपने राइट्स को वहां पे जाके यानी ये आगे कानूनी तौर पर मदद ले सकते हैं, इस तरह के बिल्कुल, और मामलों इनको में बिल्कुल मदद ली जा मिल सकती है, क्योंकि एक ये इनइक्वालिटी की बात है और डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ किया गया। अगर सेम पोस्ट वाले को कंसिडर किया जा रहा है फॉर सीनियोरिटी या प्रमोशन के लिए और इनको नहीं किया जा रहा है, तो ये सीधी सी बात है, ये भेदभाव का केस भी बनता है इसमें। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, सवाल करिए, वकील साहब मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है जी। मैं ये जो परसों जो हादसा का जो केस हुआ उसके अंदर सबके लिए यही कानून है या नहीं, खाली ये जो मिनिस्टर साहब है उनके लिए है एक कानून? आप क्या पूछना चाहते हैं, थोड़ी यहाँ पर वजाहत करेंगे? अभी जो गिरफ्तार करे ना उनको, कोर्ट में जो बात चल रही ना। बहुत शुक्रिया यहाँ हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ हम आपके जो कानूनी मसले हैं उनका हल जानना चाहते हैं, और अगर आपको कोई मशवरा चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कंपनसेशन की, तो एक एक करके हम थोड़ा सा आपसे डिटेल भी जानना चाहेंगे। रोड एक्सीडेंट हमारे मुल्क में बहुत आम बात है, सड़कों पर अक्सर हादसात होते रहते हैं। अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर रोड एक्सीडेंट में मान लीजिए उनका कुछ भी नुकसान होता है, फिजिकल तौर पर भी अगर कुछ नुकसान होता है या फिर किसी की जान चली जाती है, तो मुआवजे का हक एक आम शहरी रखता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। असल में जैसा आपने कहा कि रोड एक्सीडेंट इंडिया में बहुत होते हैं। असल में इंडिया जो है रोड एक्सीडेंट के मामले में जो डेथ होती हैं उनमें नंबर 1 पे है दुनिया में। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में मौतें होती हैं। जी सर। और अब बात आती है कि हम मुआवजा जो है वो हमारे पास हक तो है, पर हम किससे लें और किस फैक्ट्स में कहाँ पे अप्रोच करें, ये सवाल आता है। तो 2 तरह के केसेस हो सकते हैं रोड एक्सीडेंट के केस में। पहला तो ये कि हम किसी सरकार के किसी नेग्लिजेंस के कारण हमारा एक्सीडेंट हुआ, जैसे कि हम कोई रोड पे पॉटहोल है, गड्ढा है, या कोई स्ट्रे एनिमल्स घूम रहे हैं रोड पे, उनकी वजह से कोई एक्सीडेंट होता है, या इस तरह की चीजें हैं, या और कोई उसमें रोड में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, या कुछ सड़कों पे कुछ गिट्टी पड़ी है या पत्थर पड़े हैं जिसकी वजह से गाड़ी स्किड कर जाती है, इस तरह से। तो ये सीधा मामला है स्टेट के नेग्लिजेंस का। तो इन केसेस में हम सीधा हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, जो कि हमारा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल है। तो ये सारे आर्टिकल्स हमारे वायलेट होते हैं। तो इसमें हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकते हैं, और बेहतर होगा अगर हम हाई कोर्ट में पहले जाएं। तो और फंडामेंटल राइट के वायलेशन की बात करते हुए वहां पे हम पब्लिक लॉ रेमेडी जिसको कहते हैं, उसमें हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं।
इसके जी अलावा भी हम प्राइवेट लॉ रेमेडी में सिविल कोर्ट जी में वकील साहब, आपसे हम ये प्राइवेट वाला जो मामला है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। हेलो, जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मेरा नाम अख्तर है, मैं आ- चेन्नई से बात करती हूँ। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी अस्सलाम क्लियर वालेकुम। नहीं आ रही है मैम, थोड़ा सा आप तेज़ बात करेंगी? जी, सवाल करिए। मेरे नाम से ये घर है, मुझे खास औलाद नहीं, एक बच्ची, मेरे आपा की बच्ची जो मैं पाल ली। मेरे बाद में मेरी उम्र 70 पर 5 साल है। मेरे बाद में वो घर के वास्ते बोलो कौन से भी दूसरे आएंगे मेरे बच्ची के ऊपर बोलो मैं वो रजिस्टर करे तो अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया तो अच्छा पूछती हूँ। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, आप जब भी हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी ये ज़रूर चेक कर लें कि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर आए, वरना इन साहिबा की तरह से आपका सवाल जो है वो हम तक और वकील साहब तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हेलो। तो नाज़रीन, जब आप हमें कॉल करें, बार बार यही हमारी दरख्वास्त होती है, उस वक्त एक तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें, और आप जब हमें कॉल करें तो फिर सवाल अपना पहले से अगर आप थोड़ा सा बना लेंगे तो आपको ही आसानी होगी, आपका वक्त यहाँ पर ज़ाय नहीं होगा। वकील साहब, आपसे हम बात कर रहे थे, आप कंपनसेशन के बारे में बता रहे थे। अपनी बात आप जारी रखिए। हाँ, जैसा हम कह रहे थे कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, जो कि हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि इसमें स्टेट का या गवर्नमेंट का कोई नेग्लिजेंस की वजह से है, कि अगर जैसे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो रोड्स को ठीक ढंग से रखें, उसको प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड रखें, जैसे उसमें प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स लगाएं, और उसमें कोई गड्ढे ना हो, स्ट्रे एनिमल्स जो है, आवारा जानवर ना घूमे सड़कों पे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर इन चीज़ों की वजह से कोई जो है दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट होता है, तो हम सीधा सीधा फंडामेंटल राइट के वायलेशन की वजह से हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास जाने की रेमेडी है, और हम वहाँ पे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं इन केसेस में। इसके अलावा भी हम प्राइवेट लॉ रेमेडी में, जैसे हमने कहा, हम सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो कि हमारा जिला जो कचहरी होगी, जिला न्यायालय, उसमें हम जा सकते हैं। इसके अलावा ये तो रही बात पब्लिक लॉ रेमेडी और प्राइवेट लॉ रेमेडी की, जो नेग्लिजेंस से रिलेटेड है स्टेट के या गवर्नमेंट के। जी। इसके अलावा मान लीजिए जैसे दो गाड़ियों की आपस में टक्कर होती है और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का मामला बनता है, जी। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में ज्यादातर जो कंपनसेशन क्लेम किया जाता है वो इंश्योरेंस कंपनीज से किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां जो है वो मैंडेटरली इंश्योरेबल होती हैं, और उनका इंश्योरेंस रखना जैसे जरूरी है ट्रैफिक रूल्स और नॉर्म्स में भी। तो इन केसेस में जहाँ पे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे अब के समय, पहले तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था और हर स्टेट में कुछ अलग अलग प्रोसीजर्स थे, पर अब इस साल से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रॉपर एक जजमेंट पास करके इसको यूनिफॉर्म बनाने का काम किया है, ताकि लोगों के लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के केसेस में कंपनसेशन लेना बहुत आसान हो जाए। और ज्यादातर इन्होंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ईमेल के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही कर लिया जाए। इससे क्या फायदा होगा कि अगर जैसे किसी गुजरात के इंसान की, या मान लीजिए हैदराबाद में रहने वाले की जो है एक्सीडेंट हो जाता है दिल्ली में या यूपी में, तो उसे अपना कंपनसेशन के क्लेम के लिए उसके या उसके घर वालों को क्लेम के लिए बार बार दिल्ली या यूपी नहीं दौड़ना पड़ेगा। वो ईमेल के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो अपने आगे इस प्रोसीडिंग को चला सकते हैं। जी। तो इस तरह से करके इसको मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, उसके अंदर हम अपना क्लेम आगे ले जा सकते हैं, और उसमें पुलिस की भी जिम्मेदारी दी गई है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर उन्हें ट्रिब्यूनल को और इंश्योरेंस कंपनी को भी बताना है, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी है कि ये एक्सीडेंट हुआ, इन सिचुएशंस में हुआ, एक छोटी रिपोर्ट उनको देनी है उसके बारे में, और 3 महीने के अंदर उनकी जिम्मेदारी है कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी दें उसके बारे में। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना है कि वो कितना
कंपनसेशन वो देना चाहते हैं इसमें। जी और इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल फिर उसके बाद जो क्लेमेंट्स हैं उनसे पूछेगा कि आपको ये जो सेटलमेंट अमाउंट है या कंपनसेशन अमाउंट है, क्या ये मंजूर है कि नहीं, या आप जी आगे इस पे और लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से ये जितना ही प्रोसीजर है और प्रक्रिया है, ये सारी की सारी, और इसकी हियरिंग भी सब की सब इलेक्ट्रॉनिक मोड से और ईमेल के थ्रू ही हो जाएगी, और आदमी को इसके लिए दौड़ भाग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत आसान तरीका हो जी गया। तो वकील जैसे साहब, हमने आपने डिस्कस बहुत किया। ही अच्छी जानकारी हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है कि आप जिस भी जगह पर हैं, जिस प्लेस पर भी हैं, वहां से भी अब आप कानूनी जो मदद है वो ले सकते हैं। कानून को बहुत आसान बना दिया गया है। सिर्फ एक बार फिर से हम यहाँ कहना चाहेंगे, ज़रूरत है कानून को जानने की, अवेयरनेस की, बेदारी की, और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम भी है। चलिए अपने एक और कॉलर से बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बम्बई से बोल रही। जी सवाल करिए मैम। हमारे जी साथ वकील साहब हैं। जी। हमारे रिश्ते में एक जन का कत्ल हो गया था। वो उधर थे, सऊदी में काम करते थे। हम्म। जी, तो उनके अभी बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी उनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है। तो इधर गवर्नमेंट जैसा सऊदी वो काम कर रहे थे। अभी उनकी बीवी बेवा हो गई है। तो क्या मदद मतलब गवर्नमेंट से ले सकते हैं? वो तो 2 साल हो गया डेथ होके, बॉडी इधर आई थी। तो लेकिन क्या मदद मतलब गवर्नमेंट ऐसे लोगों की करती है क्या वो अपना घर का खर्चा जी चला सके? मैम आपकी बात वकील साहब तक पहुंच गई है। वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, आप उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए। जी शाश्वत दी, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, इन्होंने अभी तक कोई क्या गवर्नमेंट को इन्होंने क्या कोई रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि या कोई जी चिट्ठी या इस तरह से मदद मांगने के लिए आज तक कोई अभी प्रोसेस किया है क्या? कोई इन्होंने लेटर लिखा हो कुछ? बॉडी बहुत मुश्किल से 1 महीने के बाद इधर बम्बई आई थी। तो लेकिन वो इतने परेशान है, उनके बच्चे पढ़ रहे, छोटे हैं सब। मैम तो कुछ मैम नहीं आपसे किए। यहाँ ये जानना चाहते हैं, क्या इससे पहले किसी तरह की कानूनी कोई कार्रवाई की है? जी कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। आपकी आवाज़ बिल्कुल हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, बहुत शुक्रिया कुछ हमें नहीं कॉल किए, करने के लिए। कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं किए। तो क्या करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब, यहाँ पर एक बार फिर से वही चीज़ सामने आ रही है कि 2 साल का अरसा गुजर चुका। अब 2 साल के बाद इनको ये ख्याल आ रहा है कि क्या हुकूमत की तरफ से कुछ मदद मिल सकती है। हाँ बिल्कुल। अब ये बहुत आम बात है हमारे देश में असल में, इस हम्म। तरह से अवेयर ना रहना लॉ के बारे में या इस तरह से। लेकिन अब इनका ऐसा केस है कि जिसमें इनके बताया जिनका मर्डर हो गया, उसके बाद अब इनके बच्चे छोटे हैं और इस तरह से। तो अब ऐसे केस में तो इस तरह के बहुत लोग परेशान हैं जिनके पास पैसे नहीं है और वो मदद चाहते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या प्रोविजन तो लॉ में नहीं है कि जो डायरेक्टली इनकी मदद के लिए आ जाए या ये खुद उसको कोर्ट में लेके जा सकें। ये एक तरह से एक वेलफेयर स्टेट है हमारा, एक वेलफेयर कंट्री है। जी जी तो उसमें हम जो है कुछ एक काइंड ऑफ एक वेलफेयर और एक जो मर्सीफुल हमारे यहाँ एक जी। तरीका है, उसके तहत ये जा सकते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को अप्रोच करके या इस तरह से जो हाई ऑफिसर्स हैं उनको अप्रोच करके कि ये कुछ इनको एक कुछ वन टाइम ग्रांट या एक्सग्रेशिया अमाउंट इनको दे सकें, ताकि इनकी आगे की मदद हो सके या इनको कहीं पे एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो इस तरह से ये कोशिश उसकी कर सकते हैं, पर ये एक्चुअली कोर्ट में ये लड़ाई का मसला इनका नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकील साहब, और काफ़ी तफसीली और अहम मालूमात आपने इस तरह के मामलों के लिए हमारे नाज़रीन को दी है। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब भी हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। अपना सवाल आप क्या पूछना चाहते हैं वो पहले से अगर फ्रेम कर लेंगे तो आपको ही आसानी होगी। यहाँ हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, चल लौटते हैं। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने पहचाने वकील, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाश्वत आनंद जी। शाश्वत जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपने प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से। और चलिए नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो।
तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और वकील साहब, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। आजकल जिस तरह से हम देखते हैं कि सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनकी वजह से बहुत सारे हादसा, बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं वो देखने में आते हैं, या फिर जो मैनहोल है उसमें भी अक्सर गिरने की वजह से, ख़ास तौर से मानसून या बारिश के मौसम में इस तरह के वाक़यात देखने में आ रहे हैं। क्या ऐसी सूरत में किसी भी तरह के कंपनसेशन की, मुआवजे की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें जैसे मैनहोल की वजह से या पॉटहोल की वजह से और सड़कों पे जो गड्ढे हैं इसकी वजह से अगर किसी को चोट लग जाती है या किसी की जान चली जाती है इस तरह के केसेस में, तो वो सीधा सीधा इसमें हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर में अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा कानून में ऐसे प्रोविजंस हैं और बहुत सारे इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस भी हुए हैं जिसमें इन्होंने इस तरह के केसेस में काफी अच्छा खासा कंपनसेशन भी दिया है। और क्योंकि खास बात इसमें यह है कि ये कंपनसेशन मिलने के दो कारण हैं। एक तो पहली बात यह है कि कोर्ट और जो हमारा लीगल सिस्टम है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारा राइट टू लाइफ है और हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, और ये हमारा राइट है कि हम कहीं भी आजादी के साथ और सेफ्टी के साथ घूम सकें। और इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे एक राइट के रिकॉग्निशन के तहत हमें कंपनसेशन मिलता है। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि एक ये रेमेडी देने के लिए कि एक जो चीज हमारा राइट जो वायलेट हो गया, अब हम उसकी भरपाई करने के लिए क्या करें, तो हम उसका कंपनसेशन का मेथड है कि हम उससे भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम सीधा सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि खासकर ये ज्यादातर जो म्युनिसिपल लॉज होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के एक्ट होते हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट होते हैं, उसमें ज्यादातर ये ड्यूटी दी होती है कि आपको अपनी रोड्स को प्रॉपरली वेल लिट रखना है, उसमें स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कहीं अगर गड्ढे हैं तो वो दिखाई पड़े। आपको रोड्स को वेल मेंटेन करना है, इवन फुटपाथ को वेल मेंटेन करना है। फुटपाथ और रोड को भी इस तरह के केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, कि जिसमें ये है कि वेल मेंटेन रोड जो है वो भी आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो ऐसे में जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो बिल्कुल लॉ हमारे मदद के लिए आता है। जी, तो इस तरह के मामलों में भी आप मुआवजे के लिए आगे कानूनी मदद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है वकील साहब। और चलिए अब हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। जी, सवाल करिए। मेरा सवाल ये है, एक बाप के 5 बेटे होते हैं जी। बाप जो है, जो बड़ा बेटा होता है वो बाप को पहला फैसला कर 4 के नाम प्रॉपर्टी कर देता है जी। तो बाप के मरने के बाद क्या उस 5वें भाई को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है? उसके तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए हैं। वकील साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? इनका सवाल क्या हमें समझ में थोड़ा कम है। पांचवा भाई इसका हकदार है कि नहीं? पांचवा भाई मतलब किसका पांचवा भाई? हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर ऐसा है, हम 5 भाई हैं। हाँ हम 5 भाई हैं। तो हेलो, आप अपना सवाल करिए सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बाप ने तमाम अपनी प्रॉपर्टी मेरे 4 भाइयों के नाम कर दी। वसीयत लिख के। उन्होंने तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दी। क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? मेरा अपना हक जी वकील साहब, इनका ये सवाल है कि 5 भाई हैं, 4 भाइयों को प्रॉपर्टी में इनके वालिद साहब ने हिस्सा दिया है, इनको नहीं दिया है, तो ये आगे क्या करें? आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या वालिद साहब आपके अभी हयात हैं? हो चुके हैं। उन्होंने वसीयत लिख के उनको हिस्सा दिया है। क्या आपके वालिद साहब ने कोई वसीयत की है, कोई कानूनी पेपर तैयार किया था सर? हाँ, उसे पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया है। अच्छा, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया है। उसे गिफ्ट डीड बनाई थी, वो इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है। कितने साल हो गए उनकी डेथ को? उनकी डेथ को हो गया अभी 6-7 साल।
जी वकील साहब, 6-7 तो साल अगर इस पहले का ये केस वाक़या में है। जैसे है कि उन्होंने वसीयत बना के उनको हिस्सा दिया है और आपको हिस्सा नहीं दिया, तो ऐसे केस में तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हुँ। आप अगर आप उस वसीयत को डिस्प्यूट कर सकें कि वो वसीयत जो है वो फर्जी वसीयत है या गलत तरीके से बनाई गई है, तो आप एक कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, कैंसिलेशन ऑफ विल के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, जो कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जिसके लिए प्रोविजन है, तो आपको उसके लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। पर जैसे आपके फैक्ट्स हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने खुद एक प्रॉपर और वैलिड विल बना के अपनी प्रॉपर्टी को 4 भाइयों को दिया है, आपको नहीं दिया, तो इस केसेस में हमें नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए। पर आप इसके बारे में अपने वकील साहब से सलाह लें कि आपको आगे किस तरह से प्रोसीड करना है। जी जैसा वकील हमने साहब, बताया, आपका आपके भी पास शुक्रिया रेमेडी और है। कॉलर का भी हम बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। नमस्कार मैडम, देवेंद्र बोल रहा हूँ सिरसा हरियाणा से। जी सर, अपना सवाल करिए। नमस्कार वकील साहब। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस की शुरू कर रहे हैं, तो अभी तक हाँ। ऐसा कुछ उसके बाद हुआ नहीं है। तो क्या लाइव स्ट्रीमिंग कुछ है फ्यूचर में पॉसिबिलिटी? जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है अपने केसेस की। बहुत शुक्रिया सर हमें यहाँ कॉल करने के लिए। और अपने तमाम नाज़रीन को हम एक बार फिर से बता दें, अगर आपको कोई कानूनी मसला है, आप किसी कानूनी मसले का हल चाहते हैं, तब आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे वकील साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप किसी कानूनी पसोपेश में हैं, किसी केस में आप कोई राय चाहते हैं, तब आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर आपके कानूनी मसलों के हल के लिए है, जिनसे आप दो चार हैं, आप पर्सनली जिनसे परेशान हैं और आप उसके लिए कोई राह चाहते हैं। चलिए बात करेंगे, कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो मैम, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। हम आसिया खातून बोल रहे हैं जी मैम, पूना से। सवाल करिए। हमारे अम्मी का जमीन 8 कट्ठा है नाम से, और हमारे अब्बा का है 4 कट्ठा, और हम एक लड़की है, हमारा भाई 2 है। उसमें से हमारा कितना हिस्सा पहुंचता है? आपके वालिदैन अभी हयात हैं? नहीं, दोनों खत्म हो चुके हैं। अच्छा, क्या उन्होंने कोई वसीयत वगैरह तैयार की थी? नहीं, किसी से नहीं, कुछ भी नहीं। अम्मी का नाम से जमीन था मेरा 8 कट्ठा, मेरा अब्बा का नाम से 4 कट्ठा था। कितने साल पहले उनका इंतकाल हुआ? आपको अब इस बात का ख्याल आया है? हाँ, तो अम्मी मेरे मर गई तो 22 बरस हो गया, मेरे अब्बा को 18 बरस हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब, वालिदैन की जायदाद का ये मामला है और 2 भाई हैं, एक बहन का मामला है। 22 साल का अरसा भी गुजर चुका है, 18 साल का अरसा गुजर चुका, और अब इनको ये ख्याल आ रहा है कि क्या इनको कुछ हिस्सा मिल सकता है। मुस्लिम है इनका कानूनी तौर पे देखें तो इनका तो उसमें 1/3 हिस्सा बनता है जी। लेकिन अब इतना इन्होंने वक्त गुजार दिया है, 22 साल और 18 साल इस तरह करके, तो अब इसमें इनको अपने वकील साहब से सलाह लेनी पड़ेगी कि इनको आगे क्या करना चाहिए। बाकी इनका 1/3 हिस्सा तो कानूनी रूप से, एक इन जनरल अगर हम बात करें तो 1/3 इनका हिस्सा बनता है, 1/3। जी वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो। 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 तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप जब हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी आप अपना सवाल क्या पूछना चाहते हैं वो आप बिल्कुल अपने दिमाग में अगर फ्रेम आउट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने कॉलर से। हेलो। हेलो जी मैम, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। हम लखनऊ से बोल रहे हैं, मेरा नाम सायदा है। जी, सवाल करिए मैम। जी, सवाल मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनके 2 मामू थे, उनके कोई औलाद नहीं थी जी। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है तो वो भांजों ने उसके ऊपर केस किया है। तो उनके जो बड़े मामू थे तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने एक भांजे के नाम वसीयत कर दिया है। पूरा वो पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब अपने पास उनको रखा, और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने
बड़े अब आप क्या भांजे के नाम। चाहती हैं? आप किस मामले को लेकर यहाँ पर सवाल कर रही हैं? मतलब ये प्रॉपर्टी का मसला है जी। नहीं, आप नहीं, चाहती आप कि हाँ, वो वकील दे साहब आपसे दिया है, उनके पूछ नाम पे वसीयत कर दिया, आपको इससे समस्या जी। क्या है वो आप बताइए। मुश्किल आपको कहाँ पर पेश आ रही है? हमको पेश आ रही है ये कि जो और भांजे हैं उन्होंने केस किया है, जिनको वो बड़े मामू दे के गए हैं उनके ऊपर केस किया है। कितने साल पहले वो- की ये बात है? ये करीब 20-25 साल पहले की बात है। ये 10 साल से केस चल रहा है। और वो 10 साल से जी, ये केस दूसरे- चल रहा है, तो क्या आपने इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई की है? जी केस हमारी तरफ से भी चल रहा है, केस चल रहा है, मगर अब वो लोग अभी तक उन्होंने कोई सुलह नहीं किया है और वो चाह रहे हैं कि दूसरे जो मामू हैं उनकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। तो वो मामू का इंतकाल बाद पहले हो गया, बड़े मामू जिन्होंने प्रॉपर्टी दी है तो उनकी डेथ बाद में हुई है। तो ये मतलब उनको मिलना चाहिए, जायज है कि नहीं उन भांजों को? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, मामू की प्रॉपर्टी है और उस पर पहले ही मामला जो है चल भी रहा है, खुद इनका मामला भी 10 साल से चल रहा है। अब जैसा इन्होंने कहा इनका केस ऑलरेडी कोर्ट में है, तो वो अपने तरीके से वो क्योंकि डिसाइड होगा, क्योंकि इसमें इस तरह के केसेस में खासकर जैसे इनके वो मामा हैं और इस तरह से, तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स होते हैं और इसमें कोर्ट को अपना दिमाग लगाना होता है कि कौन एयर है, एयर का मतलब कौन इसका वारिस बनता है, कौन नहीं बनता। तो ये सारी चीजें कोर्ट को डिसाइड करनी पड़ेंगी और इनका मामला जैसे इन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने ऑलरेडी है, तो हम उम्मीद करेंगे इनका जल्द से जल्द उसमें फैसला आए। जी वकील साहब, आपने बिल्कुल सही ये बात कही है कि इनका मामला जो है ऑलरेडी चल रहा है, तो बेहतर होगा कि अपने वकील से राब्ता करें और वही इनको बता सकते हैं कि आगे क्या कानूनी इसमें इनको हल मिल सकता है। और वकील साहब, आपका भी लगातार हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कानूनी मसले ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी की कमी की वजह से लोग कहीं ना कहीं दिक्कतों का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं। तो जानकारी ज़रूर रखिए और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम है वकील साहब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं, एडवोकेट शाश्वत आनंद जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जो कि बेहद कीमती जानकारी हम तक, हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर जी, हेलो। आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अरे हमारी लड़की है परवीन, उसका मुकदमा चल रहा है जी इसका, तो वो दो सालों से तो चला नहीं। अब उसकी शादी हमने कर दी। हमने उसकी शादी कर दी। किस बात का मुकदमा चल रहा है ये भी बताइए। क्या कही सर? मुकदमा किस बात का चल रहा है सर, ये भी तफसील बताइए। हमने तो उन्हें छोड़ दिया ना, तो इसलिए फैमिली कोर्ट में है। तो अब 2 साल से हुआ नहीं, हमने निकाह कर दिया लड़की का। हाँ। अब क्या चाहते हैं? तो सर इसमें क्या होना चाहिए? आप अब इसमें क्या चाहते हैं? अब 28 तारीख को है, मतलब तारीख 28 तारीख है। हम ये चाहते हैं फैसला हो जाए, क्या फायदा, निकाह हमने कर दिया, उसने भी कर लिया। मुकदमा किस बात का चल रहा है सर यहाँ? सर बता तो रहे, छोड़ दिया फैमिली कोर्ट में, उसमें लड़की को छोड़ दिया, उसने मारा तोड़ा सब कुछ करा, तो घर पे छोड़ गया। आपके टीवी की आवाज़ भी यहाँ तक आ रही है, आपसे दरख्वास्त बार बार की जा रही है कि टीवी की आवाज़ बंद कर दें। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका मामला जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में चल ही रहा है और इन्होंने अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया है। तो अब इनके वकील जो हैं वो ही इनको आगे की क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में इनको जानकारी देंगे। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मेरा नाम समीर अमन मल्ला है। सवाल करिए। जी मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ बिल्कुल हम तक नहीं आ पा रही सर, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैम, मेरा सवाल यह है, जो
जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिले बांडीपुरा से। सवाल करिए सर। जी मैम, सवाल यह है कि हमारी घर में पुप्पी है, उसकी शादी जी मैम, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाप ने उसको घर में ही लाया है। तो सर जो उसका एक और भाई था, मेरा अंकल, उन्होंने उसको जो हेलो जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करने की हम कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मैं चमन जिंगा। मुझे वकील साहब से ये बात करनी थी। मेरा जो मुकदमा है कोर्ट में चल रहा है पिछले 10 साल से, अभी तक उस पे नहीं। वकील साहब कोर्ट में जाते हैं, जब भी उनसे हम सवाल कि क्या स्थिति है कोर्ट में, तो उनसे कोई जवाब नहीं आता। तो इस हालत में से मांगा जाए, वकील साहब से मांगा जाए या फिर कोर्ट से मांगा जाए? किस मामले में आपका मुकदमा है? जी ये हमारा प्रॉपर्टी का मामला है जो हमारे भाई के साथ चल रहा है काफी सालों से। अब हमारे भाई ने हमारे खिलाफ मुकदमा लगा रखा है और वो कोर्ट आते नहीं। कभी कोर्ट आते हैं तो वकील साहब हमारे जाते नहीं, अगर वकील साहब जाते हैं तो जज साहब नहीं होते। ये 10 साल से हम सिर्फ तारीख पे तारीख, जो सनी देओल साहब जो बोलते हैं। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, इनका मामला जो है वो कोर्ट में काफी अरसे से चल रहा है और अपने वकील से ही यहाँ पर परेशान है, तो ये क्या करें? एक वकील से ही हम इसके बारे में मशवरा चाहेंगे। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि अपने वकील को बदल दें, कोई दूसरे वकील को रख लें अगर इनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो, और तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। और तो नाज़रीन, अगर आपको किसी कानूनी मसले में हल चाहिए, अगर आप किसी पशुपेश पे गिरफ्तार हैं, तो आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो, मैं मुश्ताक हुसैन शरीफ फरमकोटा तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। जी सर, सवाल करिए। हाँ, वकील साहब से जानना है, एक लैंड एक्विजिशन केस है जिसमें हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी कि इनके अगर रेस्पोंडेंट के कब्जे में अगर जगह है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो तो उसकी जो है पेमेंट आप कमीशन दे रहे हैं अलॉन्ग विद डैमेजेस बोल के। तो उसके लिए हमने हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फाइल किया। फिर उसके बाद डिस्मिस होने के बाद हाई कोर्ट में अपील के लिए चले गए। हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील चल रही है। तो जानना ये है कि हाई कोर्ट में केस रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है क्या? और एक रिट पिटीशन भी है हाई कोर्ट में पेंडिंग, वो फाइनल हियरिंग पे है लेकिन 10 साल से पेंडिंग में है। इस रिट पिटीशन को जो है सो अगर जब भी हम उस पर एक्सपीडिएट पिटीशन डालते हैं तो कुछ ना कुछ डेट देके 1 साल 1.5 साल के लिए पेंडिंग कर देते हैं। और इसके लिए क्या किया जाए? वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? तेलंगाना से इन साहब ने हमें कॉल किया। ये किस चीज का मैटर चल रहा है आपका हाई कोर्ट में? सर किस चीज का मैटर चल रहा है आपका? किस चीज का आपका मसला चल रहा है? किस चीज का केस है ये? क्या है केस? लैंड एक्विजिशन केस है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का केस है। लैंड एक्विजिशन का मैटर। जज साहब, जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस ने ऑर्डर दिया था, जमीन का एक्वायर किया हुआ लैंड एक्विजिशन केस है। 10 साल से चल रहा है। एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से केस फाइल किया गया था, जिसमें पार्ट ऑफ द पेमेंट हुआ और पार्ट ऑफ द पेमेंट का जो सो नहीं हुआ है उसके लिए ठीक है। डैमेज सूट। ठीक है, आपकी हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील पेंडिंग है 10 साल से, आप कह रहे हैं। आपका कहना है आपकी हाई कोर्ट में 10 साल से फर्स्ट अपील पेंडिंग है। सर सेम सर्वे नंबर। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और लगातार आपकी टीवी की आवाज़ भी हम तक आ रही है। जी वकील साहब, इस सिलसिले में क्या ये कुछ कर सकते हैं? एक दूसरी ये अपील करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक इनकी अपील की पेंडेंसी के दौरान तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए इनको कोई ऑर्डर चाहिए या ऐसी कोई चीज चाहिए कि जिसके खिलाफ ये जा सके। कोई ऑर्डर हो, ऑब्जर्वेशन हो, कोई इंटरिम ऑर्डर हो, कुछ हो, तो उसी के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदरवाइज इनके पास सुप्रीम कोर्ट अभी तो ये अपील में तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अपील किसी चीज की होती है। तो जब तक इनका ऑर्डर हाई कोर्ट से पास नहीं हो जाता तब तक तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अभी ये आगे नहीं जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और इनका भी हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो
अपना सवाल हेलो। करिए सर, अपना नाम बताइए। वकील साहब मौजूद हैं। हाँ, वकील साहब से बात करनी है। आपने कहाँ से कॉल किया और अपना सवाल करिए। हाँ वकील साहब, आप अपना सवाल करिए। हाँ आपके सवाल करना है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, लगातार वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना सवाल जो है वो वकील साहब से कर सकते हैं। वकील साहब लगातार हमारे साथ मौजूद है। वकील साहब, हम बात कर रहे थे कंपनसेशन की, मुआवजे की। यहाँ एक बहुत ही अहम मामला मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। जो रेप विक्टिम है या एसिड अटैक, ये दो मामले हालिया बरसों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। क्या इन मामलों में भी किसी तरह के मुआवजे की कोई कानूनी हेल्प मिल सकती है विक्टिम को? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए असल में क्रिमिनल लॉ सिस्टम में ही कंपनसेशन का प्रोविजन बनाया गया है, जो कि कंपनसेशन टू विक्टिम्स जिसको कहा जाता है। तो ये सीआरपीसी में ही इसके बारे में प्रोविजन है। तो जिसको हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो उसमें ही ये इसके बारे में प्रोविजन है, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ जो कंपनसेशन होता है जो डिटरमिन करता है कोर्ट, वो कुछ पार्ट ऑफ कंपनसेशन तो हम अक्यूज से दिला देते हैं और उसके अलावा बाकी कुछ पार्ट स्टेट भी देता है। तो इस तरह से इनके लिए ये बनाया गया है, सीआरपीसी में ही स्कीम बनाई गई है। इसके अलावा आज के टाइम पे जो स्कीम है वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लूप होल्स हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो और इसको मिलने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो बेहतर होगा अगर आगे के टाइम में इस तरह के कोई स्पेशल लॉज आ जाए जो कि खासकर कंपनसेशन से डील करें, खासकर इस तरह के इंसिडेंट्स को लेके, एसिड अटैक्स या रेप विक्टिम्स को लेके। जी बहुत शुक्रिया। बेहद अहम मालूमात आपने हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है। और लगातार नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी। शाश्वत जी, आपका एक बार फिर से बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और हम अपने अगले कॉलर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है, आप सवाल कर सकती हैं। हाँ, मुझे मेडिकल नेग्लिजेंस के केस के बारे में बात करना था जी। हाँ, हमारी मिसेज एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, नॉर्मल फ्रैक्चर था जी। बाद में वो मेडिकल जी, लगता है इनकी कॉल जो है वो कट गई है। मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में ये बात करने चाह रहे थे और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और बात इस वक्त हम करेंगे अगले कॉलर से। हेलो हेलो सर। हेलो सर, हमने बताया था ना लड़की का टीवी की आवाज़ की वजह से आपकी बात बिल्कुल भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और इसी तरह से अगर टीवी की आवाज़ आपकी आती रहेगी तो फिर आपकी कॉल जो है वो हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब, हम बात कर रहे थे मेडिकल नेग्लिजेंस की। इस पर हमने पहले भी बात की है और यही हमारे एक नाज़रीन जो है वो जानना चाह रहे थे, अगर मेडिकल कुछ लापरवाही होती है तो क्या उस केस में भी किसी तरह के मुआवजे की कोई गुंजाइश, कोई अपील की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो इसमें ये देखने की बात है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट में या जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है या जिसमें ये मेडिकल नेग्लिजेंस की वारदात हुई, वो असल में सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है। सबसे पहले तो ये देखने की बात होती है। तो अगर वो सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो रूल्स एंड प्रोविजंस बनाए गए हैं उसके साथ साथ आपको जो है, जैसा हम लोग ने पहले भी बात किया कि पब्लिक लॉ रेमेडी की बात भी आ जाती है, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है अपने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाएं, तो और उनको सिक्योर रखें। तो वो भी आ सकता है। तो उसमें आप सीधा आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अंडर। और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो आपको उसमें फिर जो एक दिए गए रूल्स हैं आपको उसके थ्रू चलना पड़ेगा। तो उसमें बात आएगी कि इसको किस तरह आप प्रूफ करेंगे
कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है और इस तरह की चीजें। तो ये शुरू में ही ये समझने की ज्यादा जरूरत होती है कि ये असल में आप रेमेडी अगर लेंगे तो आप पहले डिसाइड कर लें अपने फैक्ट्स कि आप ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट है, तो इस तरह से तो हमें आगे आसानी हो जाती है। तो इन एनी केस कंपनसेशन तो उनको मिलना ही चाहिए और इसके प्रोविजंस भी हैं लॉ में। तो हमारे जिन नाज़रीन ने हमें कॉल किया था और उनकी कॉल जो है वो बीच में ही कट गई थी, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने हमारे वकील साहब का जवाब सुन लिया होगा और अब वो इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। उनको ज़रूर कुछ ना कुछ कानून की तरफ से हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। वकील साहब, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं कंपनसेशन या मुआवजे की। एक और मामला हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मामला है। ख़ास तौर पर हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, जो बिजली के खंभे होते हैं, कई बार उनके तार की जद में आने से या फिर करंट लगने से किसी आम शहरी को अगर कोई भी नुकसान पहुंचता है, उसकी जान चली जाती है, तब क्या ऐसी सूरत में मुआवजा हासिल किया जा सकता है? कोई गुंजाइश मुआवजे की? बिल्कुल बिल्कुल। इस केसेस में भी जैसे हम लोग ने बात की, ये उसी तरह की बात है जैसे पॉट होल्स में किसी को इंजरी हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, मैन होल में, या रोड पे किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या रोड में अंधेरा है तो और स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर नहीं जल रही हैं, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई स्ट्रे एनिमल है, कोई गाय है, सांड है, किसी ने मार दिया अपने सींग से, कोई किसी इंसान की डेथ हो जाती है या इंजरी हो जाती है। उसी तरह का ये भी केस है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, पोल्स हैं, इसको एक वेल मेंटेन्ड और सेफ बना के रखें ताकि किसी को इंजरी ना हो इसकी वजह से या किसी की डेथ ना हो। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में सीधी सी बात है, इंसान का फंडामेंटल राइट टू लाइफ तो पूरी तरह एक्सटिंग्विश कर गया और सीधा सीधा इस तरह के वायलेशंस के केस में आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और इस तरह से जो लेइंग डाउन ऑफ पोल्स एंड लाइंस को लेके जो एक्ट्स और रूल्स बने होते हैं, उसमें भी कंपनसेशन का प्रोविजन होता है। तो ये इसमें हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं और साथ साथ हम प्राइवेट लॉ रेमेडी में भी जा सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी ने ऐसा किया है जिसने नेग्लिजेंस किया। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जैसा हम लोग ने पहले भी जो बात की पब्लिक लॉ रेमेडी और प्राइवेट लॉ रेमेडी की, तो प्राइवेट लॉ पब्लिक लॉ रेमेडी कभी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि ये नहीं है कि अगर हम एक में चले जाते हैं तो हमको दूसरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए कंपनसेशन लेने और हमें वो मिलता है, तो हम सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं प्राइवेट लॉ रेमेडी में नेग्लिजेंस और इन चीजों को लेके, जो हमारे टॉर्टियस लायबिलिटी भी जिसको बोलते हैं, तो उसको लेके हम इन जो एडिशनल कंपनसेशन के लिए हम वहां पे जा सकते हैं, जो कि उसका कोई लेना देना नहीं कि हमें ऊपर कितना कंपनसेशन मिला पब्लिक लॉ में। प्राइवेट लॉ में भी हम कंपनसेशन ले सकते हैं ऐसे केसेस में, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल का हो या रोड के मेंटेनेंस ना होने की वजह से हो या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है, हम उसमें बिल्कुल कंपनसेशन हमें लेना चाहिए। और जैसे अब बात आती है कि पॉइंट ऑफ इनिशिएशन क्या होना चाहिए, क्या हमें डायरेक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए या हमें कुछ और भी करना चाहिए, ये समझने की जरूरत है। तो इसमें जैसा हम अगर लोग इसमें तो बेहतर होगा अपने वकील से ही इसमें सलाह लें, लेकिन मेरी राय ये है कि इनको सबसे पहले जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है या जो कंसर्न्ड कंपनी है जो ये काम कर रही है, उसको आप एक लीगल नोटिस पहले सर्व करें और उससे आप डिमांड करें, जो आपके हिसाब से जो कंपनसेशन जायज है वो आप उनसे डिमांड करें और उनसे मांगें और कहें कि आप इनको हमें इतने स्पेसिफाइड टाइम में आप हमें। तो बहुत अहम मालूमात आपने हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है। बहुत ही ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों का जानना एक आम हिंदुस्तानी शहरी के लिए, और आपने इतना कीमती वक्त जो है वो हमारे नाज़रीन को दिया है, इसके लिए हम पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।